Good morning, children. Class 8, History, Chapter 4, Crafts and Industries. शिल्प और उद्योग. The history of Indian crafts, handicrafts. भारतीय हस्तशिल्प का इतिहास. The English East India Company was the group of British traders. अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो अंग्रेजों का एक व्यापारिक समूह था. उसका अंग्रेजों के व्यवसायिक ग्रुप ने बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी. The British traders made every effort to earn maximum profit. अंग्रेजों ने सारी कोशिशें की ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की. The agriculture, commercial and industrial policies of the Britishers in India up to 1947 were exploitative and harmful to Indian economy. अंग्रेजों की जितनी भी कृषि संबंधी या फिर व्यवसाय संबंधी या फिर उद्योग संबंधी नीतियां बनी थी, भारत के आजाद होने तक की जो भी नीतियां बनी थी वो शोषण करने वाली थी और हानिकारक थी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए. The British imperialism broke down the entire structure of Indian society and economy. This was the impact of colonization. ब्रिटिशर्स का जो साम्राज्यवाद था, इसने क्या किया था कि भारत के जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया था. और ये था कॉलोनाइजेशन का प्रभाव. ये प्रभाव पड़ा था भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पे. दादा भाई नौरोजी 1825 से लेके 1817, एमजी रानडे 1842 से लेके 1901 तक और आरसी दत्त 1848 से लेके 1909 तक cleared in their writings that how India was being made economically a destitute. दादा भाई नौरोजी ने 1825 से लेके 1917 तक इनका जीवन था और एमजी रानडे का 1842 से लेके 1901 तक इनका जीवन था. आरसी दत्ता का 1848 से लेके 1909 तक का जीवन था. तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे अपने लेखनी में लिखा है किस तरह से भारत को आर्थिक तौर पे बेसहारा या दीन बना दिया गया था, निसहाय कर दिया गया था. The British company got plenty of economic benefits in various ways from their Indian empire. अंग्रेजी कंपनियों को बहुत सारे आर्थिक लाभ मिलते थे और बहुत तरीकों से अपने भारतीय साम्राज्य के द्वारा अंग्रेज कंपनियों को बहुत सारे आर्थिक लाभ मिलते थे और बहुत अलग अलग तरीकों से. Especially gaining profits from trade with India, the British company made India a major market for goods manufactured in Britain and also considered India a source of raw materials for the British factory. प्रमुख रूप से जो लाभ उनको मिल रहा था वो था भारत के साथ व्यापार करके. ब्रिटिश कंपनी जो थी भारत में वो भारत को मुख्य बाजार बना चुकी थी और वो अपना माल जो है यहाँ भारतीय बाजारों में बेचती थी. जो सामान ब्रिटेन में बना हुआ सामान को भारत में लाकर बेचती थी. ये मुख्य बाजार था अंग्रेजों का. एंड ऑल्सो कंसिडर्ड इंडिया ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. और जब कच्चा माल लेना होता था तो वो भारत से ही कच्चा माल लेकर जाते थे अपने फैक्ट्री के लिए. तो
इनका कच्चा माल का स्रोत भी बन गया भारत, और जो बना हुआ सामान है उसका बाजार भी बन गया भारत। द ब्रिटिश फैक्ट्रीज वेयर मिसनोमर, ब्रिटिश जो कारखाने थे वो मिथ्या नाम था, बिगड़ा हुआ नाम था। These factories did not manufacture their goods in इंडिया। ये फैक्ट्री जो है ये अपने सामान यहाँ भारत में नहीं बनाते थे। एक्चुअल में नाम के लिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज लगाई गई थी, कारखाने लगाए गए थे भारत के अंदर में, लेकिन वो फैक्ट्रियां सिर्फ मिथ्या थी, झूठ था। एक्चुअल में जो माल बनकर आता था वो ब्रिटेन से बन के आता था। भारत की फैक्ट्रियां जो है जो अंग्रेजों ने बनाई थी वो सामान का उत्पादन उस मात्रा में नहीं करती थी। ज्यादातर सामान जो था या सारा सामान जो था ब्रिटेन से यहाँ आता था, अंग्रेज लेकर आते थे। They were only trading centers in India. भारत में जो फैक्ट्रियां थी वो व्यापारिक केंद्र थी, सिर्फ वो सामान का उत्पादन नहीं करती थी। How the indigenous Indian industries declined. देखते हैं कि किस तरह से भारतीय घरेलू उद्योग जो था वो कैसे धीरे धीरे उसका पतन हुआ। The British policy almost destructed the Indian handicraft. अंग्रेजों की जो नीति थी उसकी वजह से भारत का जो हस्तशिल्प था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। Prior to the British company, India exported large amount of cotton textiles, silk, metalware, glass, jewelry, sandalwood, etc. अंग्रेजी कंपनियों के भारत में आने से पहले भारत बहुत सारी चीजों को निर्यात करता था, जैसे कि कपड़ा, सूती कपड़े, रेशम के कपड़े, धातु के सामान, शीशे के सामान, गहना, चंदन की लकड़ियों से बना हुआ सामान या चंदन की लकड़ी इत्यादि, ये सारा भारत सप्लाई करता था, बाहर निर्यात करता था। Large amount of the goods were also used by नवाब्स, राजाज, नोबल्स, etc. और बहुत सारे ये सारे सामान यहाँ भी जो काफी धनी लोग थे या संपन्न लोग थे या कुलीन लोग थे वो भी इसका इस्तेमाल भारत में करते थे। जैसे कि नवाब लोग थे वो भी इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते थे, राजा लोग करते थे, नोबल सम्राट लोग जो थे वो लोग भी इनका इस्तेमाल करते थे। But the British government, with a view to discourage the use of Indian goods by the British people, banned the import of Dhaka Muslim and Chinch in 1720. लेकिन अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश लोग इन चीजों का, भारतीय सामानों का इस्तेमाल न करें, इसको नजर में रखते हुए 1720 में अंग्रेजी सरकार ने ढाका के मलमल के और छीट जो छपाई वाले कपड़े होते हैं उन पे बैन लगाने, उन पे प्रतिबंध लगाने, ताकि अंग्रेजी लोग इस सारी चीजों को ना पहने, क्योंकि ये सारी चीजें जो थी वो भारतीय लोग उत्पादन करते थे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट सफर्ड और डाइड बिकॉज देयर वेयर नॉट इनफ ऑफ इंडियन बायर्स। और भारतीय हस्तशिल्प जो था धीरे धीरे मर गया, क्योंकि यहाँ पे भारतीय सामान को खरीदने वाले भारतीय लोग नहीं थे। who love to patronize industry, जो कि इस उद्योग को सहारा देते थे। These were taken over by the British civil servants। और ये जो हैंडीक्राफ्ट्स थे जब धीरे धीरे मर गए तो इन सारे चीजों को जो अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी लोग थे उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। Who were indifferent to Indian interest। और इन लोगों को भारतीय लोगों से या भारतीय चीजों से सरोकार नहीं था या उनको उसमें कोई रुचि नहीं थी। With the industrial revolution in
ब्रिटेन जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, large amount of British machine made goods flooded the Indian markets and the local manufacturers were not able to compete with these goods. तो औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में और उसके बाद फिर जो मशीनों से बनी हुई सामान थी, बड़े पैमाने पर बनाई जाती थी मशीनों पे, बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तुएं बनाई जाती थी। इनसे क्या हुआ, भारतीय बाजार जो था पूरा भर गया और यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे, लोकल बनाने वाले लोग थे भारत के, वे लोग उस कंपटीशन उसका प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। जो मशीन से बनी हुई चीजें थी वो काफी सस्ती हो गई थी और ज्यादा मात्रा में थी। इसकी वजह से उसके साथ भारतीय जो थे घरेलू लोकल मैन्युफैक्चरर थे वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाए, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। The significant causes of decline of indigenous industries are mentioned below. जो प्रमुख कारक थे भारतीय या घरेलू उद्योग के पतन होने के, वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, overbearing of the British rulers. After the Battle of Plassey and Buxar, the British turned trade into robbery. पलासी की लड़ाई हुई और बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया कि व्यवसाय को अब डकैती करने लगे। व्यवसाय कर रहे थे पहले, बाद में डकैती करने लगे। दे कमिटेड ऑल काइंड्स ऑफ एट्रोसिटीज ऑन द क्राफ्ट्समैन। उन्होंने हर तरीके की जाति की यहाँ के शिल्पकारों पे। दे इवन वेंट टू सच एन एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ देयर थम्स इफ दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर द कंपनी। यहाँ तक कि उन लोगों ने लोगों के अंगूठे तक काट दिए अगर उन्होंने कंपनी के लिए काम नहीं किया। अप्लाइड फ्री ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया एंड इट्स अपोजिट इन इंग्लैंड टू इंकरेज द सेल ऑफ ब्रिटिश मेड गुड्स इन इंडिया। भारत में जो इंग्लैंड में बने हुए सामान थे उसको उत्साहित करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा बिके। All the restrictions on their imports to India were annual. जितने भी निर्यात के नियम बनाए गए थे या उसको कानून बनाया गया था कि ब्रिटेन से जो सामान आएगा वो किस तरीके से हैंडल होगा या उस पर टैक्स होगा, वो सब सारे चीज हटा दिए गए थे, पूरे नियम खत्म कर दिए गए। On the other hand, Indian goods were subjected to various duties when exported to England. और दूसरे तरफ भारतीय सामानों पे जो कि यहाँ से भेजे जाते थे ब्रिटेन, उन पे सारे कर लगा दिए गए, सारे तरह के उन पे ड्यूटीज लगा दी, सारे कर लगा दिए गए थे ताकि सामान जो है महंगा हो। लैक ऑफ सपोर्ट बाय इंडियन, ग्रेजुअली स्टेट्स ऑफ इंडिया फेल इनटू द ब्रिटिश हैंड्स। धीरे धीरे सारे जो राज्य थे वो अंग्रेजों के हाथ में चले गए थे। एज ए रिजल्ट द रूलर्स वर no longer in position to extend their support given to the artistic and rare products of the Indian handicrafts industry. तो धीरे धीरे क्या था कि सारे राज्य जो है अंग्रेजों के हाथ में चले गए। इसकी वजह से यहाँ के जो शासक लोग थे वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो यहाँ के जो शिल्प कला है या जो ऐसे दुर्लभ वस्तुएं हैं जो कि यहाँ के लोग यहाँ के हस्तशिल्प के उद्योग में बनाए जाते थे, उनको मदद कर सके या उनको प्रश्रय दे सके, उनको संभाल सके। यहाँ के शासक में वैसी स्थिति नहीं थी। चीपर गुड्स, न्यू मशीन्स हेल्प द ब्रिटिशर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एट लो कॉस्ट। नई मशीनें बनने लगी थी वहाँ ब्रिटेन में, और जिससे कि मदद मिलती थी अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा सामान बनाने के लिए, ताकि उनका दाम जो है काफी कम किया जा सके। तो सामान जो थे काफी सस्ते बनते थे। विद द रिजल्ट ऑफ दैट हैंडमेड गुड्स ऑफ इंडियन craftsmen could no longer compete with them. तो हुआ ये कि यहाँ पे जो हाथ से बनाए जा रहे थे सामान
जो शिल्पकार यहाँ पे हाथ से बनाते थे वो अब अंग्रेजी सामानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे। फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, the railways helped the British manufacturers to reach the remote villages of country and easily updated Indian products. और रेलवे का जब विस्तार हुआ तो धीरे धीरे सामान क्या है गांवों तक पहुंचने लगा, दूर दराज के गांवों तक पहुंचने लगा और इस तरीके से अंग्रेजों को आसानी हुई कि यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट है, भारतीय सामान है, उनको मार्केट से हटा दिया जाए। इग्नोरिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, the tragedy of the artisans and craftsmen in India was heightened by ignoring modern industries in India. और ट्रेजेडी ये था कि यहाँ के जो आर्टिसन थे, यहाँ के ट्रेजेडी जो था यहाँ का दयनीयता जो था, और यहाँ के जो कलाकार थे या क्राफ्ट्समैन थे उनका बढ़ता चला गया, उनका दयनीयता बढ़ता चला गया और भारत में नए उद्योग नहीं लगाने या आधुनिक उद्योग नहीं लगाने की वजह से या उसको उसकी तरफ उदासीनता की वजह से भारत के जो आधुनिक उद्योग थे उसके प्रति उदासीनता की वजह से जो यहाँ के आर्टिसन थे या क्राफ्ट्समैन थे उनकी जो ट्रेजेडी थी वो भी बढ़ गई, वो भी बढ़ती गई धीरे धीरे। Thus the ruined artisans and craftsmen had given few opportunities for Indian people. इस प्रकार जो है जो पूरे तरह से बर्बाद हो चुके आर्टिसन लोग थे, कलाकार थे और जो शिल्पकार थे, उनको कुछ अवसर दिए गए भारतीय लोगों के लिए सामान बनाने के लिए, टू फाइंड अदर अल्टरनेटिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो उनको कुछ अवसर दिए गए ताकि वो दूसरे विकल्प ढूंढ सके काम के। डिक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल्स, एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटिश प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में बढ़ा, देयर वाज अ कंपटीशन फॉर इंडियाज मटेरियल्स, तो भारतीय सामानों के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। दस द आर्टिसन नॉट ओनली लॉस्ट पैट्रोनेज बट ऑल्सो रॉ मटेरियल्स। तो इससे क्या हुआ कि जो आर्टिसन लोग थे, जो कलाकृति बनाने वाले लोग थे, वो उनका तो माल नहीं बिक रहा था, एक तो पहला कि माल बिकना छिन गया उनसे, दूसरा क्या हुआ कि जो कच्चा माल था वो भी ब्रिटिशर्स लोग लेके चले जाते थे, उनको कच्चा माल भी मिलना बंद हो गया। On the one hand, the Indian artisans were prevented from the home as well as European markets. और दूसरे हाथ क्या हुआ, एक हाथ क्या हुआ कि भारतीय जो कलाकृति बनाने वाले लोग थे उनको अपने घर के बाजार और यूरोपियन बाजार से वंचित कर दिया गया। दूसरे, ऑन द अदर हैंड, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स एंजॉयड द कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पर्टिकुलर गुड्स ऑफ सप्लाइंग सिविल एंड मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स टू द रूलर्स। और दूसरे हाथ में क्या था कि जो अंग्रेज उत्पादक करता थे या उद्योग को चलाने वाले लोग थे या व्यवसायिक लोग थे, वो लोग क्या थे, पूरे तरीके से कंट्रोल किए हुए थे व्यवसाय को, पूरे व्यवसाय जो है अपने नियंत्रण में किए हुए थे और खास तरह के सामान वो सप्लाई करते थे, जैसे कि सिविल था और मिलिट्री का जो जरूरत था इसको कंट्रोल किए हुए थे अपने हाथ। दस द इंडियन आर्टिसंस लैंग्वेज। और इस प्रकार जो है धीरे धीरे यहाँ के जो आर्टिकल्स थे, सामान जो थी
वो मुरझाने लगी, वो खत्म हो गई। Growing industries in the 20th century. It discussed as discussed earlier, various Indian goods were manufactured by the small scale industries which were needed a person to control over by individual artisans and craftsmen. जैसे कि पहले डिस्कस किया गया है, बातचीत पहले बता दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे भारतीय सामान थे जो बनाए जाते थे छोटे छोटे उद्योगों के द्वारा, जिसको कि जरूरी था एक इंसान के लिए नियंत्रित करना, या तो वो एक अकेला आर्टिसन हो या शिल्पकार। बट द इंडियन गुड्स कुड नेवर कम्पीट विद द मशीन मेड इंग्लिश गुड्स। लेकिन भारतीय सामान जो थे कभी भी अंग्रेजी मशीन के द्वारा बनाए गए अंग्रेजी सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। That were cheaper and more attractive। और वो अंग्रेजी सामान जो थे सस्ते थे और काफी आकर्षित करने वाले थे। Hence, Indian crafts and handloom products like cotton and silk cloth could never compete with the foreign goods। इस प्रकार जो है भारतीय कला जो है या हथकरघा है, जिस हथकरघा उत्पादन है, जैसे कि सूती कपड़े या फिर रेशमी कपड़े, ये सारे जो है विदेशी सामानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। They could not fare any better in foreign countries where they were burdened with higher and unjust duties। और वो विदेशी बाजारों में भी सही तरीके से कम्पीट नहीं कर पाए या स्पर्धा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया था कर के रूप में, बहुत ऊंचे ऊंचे और मतलब जिसका कोई ये अन्यायपूर्ण जो ड्यूटीज थी बिना सोचे समझे बहुत ऊंचे कर लगा दिए गए थे। The first cotton textile mill was established in India at Bombay, now Mumbai, in 1804। जो सबसे पहला फैक्ट्री लगा था यहाँ पे, कारखाना जो लगा था, सूती कपड़े का मिल लगा था यहाँ पे, वो था 1854 में बॉम्बे में, जो कि आज के समय में मुंबई बोला जाता है। Reasons for slow growth of industries. The British did not give proper protection to the enterprises। अंग्रेजों ने जो एंटरप्राइजेस थी, कंपनियां थी, उनको सही सुरक्षा प्रदान नहीं की थी। Discouragement by the British. The only industries in which the British government put their own money were encouraged। ऐसी कंपनियां, ऐसे संगठन जिसमें अंग्रेजों ने अपना पैसा लगाया था, उसको ही प्रोत्साहित किया गया। अदर इंडस्ट्रीज वे डिस्करेज। और दूसरे उद्योग जो थे उनको हतोत्साहित किया गया, उनको दबाने की कोशिश की गई। हाई रेलवे फ्राइट चार्जेस। द रेलवे फ्राइट चार्जेस वेयर हायर फॉर लोकेशंस फार्दर फ्रॉम द पोर्ट्स। जो बंदरगाहों से, जो जगह बंदरगाहों से काफी दूर थे, उनके लिए काफी ऊंचे दाम रखे गए। उनका जो भाड़ा था वो काफी ज्यादा था, बहुत ऊंचा था। This showed that the manufactured goods were transported for the Indian markets expensively as compared to the goods made for export। ये दिखाता है कि जो भी सामान बनाया गया था भारतीय बाजार के लिए, उसको जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया था रेलवे की वजह से, रेलवे की तरफ से, वो काफी महंगा था एज कंपेयर टू द गुड्स मेड फॉर एक्सपोर्ट। और जो सामान निर्यात के लिए होता था वो काफी सस्ता हो जाता था। Exorbitant tariffs. The British imposed exorbitant tariffs on Indian made goods।
भारत में जो बनी हुई वस्तुएं होती थी उसमें अंग्रेजों ने बहुत सारे कर लगाए हुए थे, बहुत सारे टैक्स लगाए हुए थे। Entrepreneurs were completely harassed to get license and finance in order to establish and run industries. जो व्यवसायी होते थे उनको पूरे बहुत हरास किया जाता था, उनको बहुत परेशान किया जाता था लाइसेंस लेने में, और उनको जो लोन वगैरह लेना होता था या कहीं से पैसा उधार लेना होता था उसमें भी बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता था ताकि वो कंपनी खड़ा ना कर पाए और कंपनी को चलाना पाए। तो उनको कंपनी लगाने में और चलाने के में जो लाइसेंस चाहिए था और फाइनेंस चाहिए था, पैसा चाहिए था, उसके लिए अंग्रेज लोग उनको काफी परेशान करते थे। लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर टेक्निकल एजुकेशन, देयर आर ऑलमोस्ट नो फैसिलिटीज फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तकनीकी शिक्षा का या तकनीकी जानकारी का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया था ताकि लोग सीख पाए और समझ पाए उस चीज को। दैट कुड स्ट्रेंथन इंडियन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर ग्लोबली। और इन सारी चीजों का अभाव था, तकनीकी ज्ञान का अभाव था, तकनीकी शिक्षा का अभाव था, जो कि भारतीय उद्योग को चलाने वाले लोग जो थे उनको फायदा हो सकता था। Entrepreneurs faced fierce competition from Britain. The Indian indigenous entrepreneurs faced fierce competition from machine-made goods exported to India from Britain. और जो भारतीय व्यापारी थे उनको काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो अंग्रेजी मशीन से बने हुए सामान थे वो भारत में काफी सस्ते होते थे। Communication facilities. Unavailability of transportation and communication facilities worked as stumbling blocks in the path of industrial growth. यहाँ पे सामान को ढोने का व्यवस्था नहीं था, उसकी फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ पे सुविधा नहीं थी, और कम्युनिकेशन संपर्क करने का या जनसंपर्क करने का सुविधा नहीं होने की वजह से ये एक तरह से ठोकर, जो सड़क पे जो पत्थर रहता है जिसे ठोकर लगती है, तो उस तरह के पत्थर का काम किया इसने भारतीय उद्योग के विकास में। Discouraged the establishment of heavy industries. The British company discouraged the establishment of heavy industries such as heavy machinery, iron and steel, which are essential for rapid industrialization. अंग्रेजी कंपनियों ने भारत के अंदर में जो भारी उद्योग थे उनको लगाने का उत्साह नहीं दिखाया या उसको हतोत्साहित किया। और ये हैवी मशीनरी जो होते हैं जैसे आयरन और स्टील जो होता है, ये नए नए कारखानों, नए नए उद्योगों को लगाने में काफी मदद करता है। तो इस चीज को अंग्रेजी कंपनियों ने हतोत्साहित किया ताकि यहाँ पे बड़ी यहाँ पे हेवी इंडस्ट्रीज न लगाई जा सके, भारी उद्योग यहाँ लगाए ना जा सके, जिसकी मदद से और भी यहाँ पे उद्योग स्थापित हो जाते। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का was set up at जमशेदपुर in 1907 by जमशेदजी टाटा। तो टाटा आयरन और स्टील जो आज के दिन में टिस्को बोला जाता है, उसका स्थापना किया गया था जमशेदपुर में 1907 में, और उसके संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। Political turmoil along with abolition of princely courts did not encourage the growth of entrepreneurship. और ये जो राजनीतिक उथल-पुथल था उसकी वजह से जो है यहाँ के राजे महाराजे थे, उनका जो अदालत था वो खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो व्यापारी थे उनको प्रोत्साहन नहीं मिला, उनके उभरने का सहयोग नहीं मिला या उनको सपोर्ट नहीं मिला कि ताकि वो
उन्नति कर पाए व्यवसायी। मल्टी करेंसी सिस्टम, prevalence of multi-currency system affected the trade environment that stopped the growth। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मुद्राएं आ गई थी, जिसकी वजह से भी यहाँ पे जो व्यावसायिक माहौल था वो पूरी तरीके से रुक गया, या व्यावसायिक जो ग्रोथ था, विकास था, वो रुक गया। डिस्पाइट द एवर प्रॉब्लम्स, इन सारे समस्याओं के बाद भी the export trade of textile in 7th century was on an increasing trend। इन सारी समस्याओं के बावजूद जो निर्यात था टेक्सटाइल का, कपड़ों का जो निर्यात का व्यवसाय था, वो 17वीं शताब्दी में बढ़ता गया। During this period, grouping of Indian merchants into joint stock associations for the aim of managing the supply of textiles to European companies was significant। और इस समय में भारतीय जो व्यापारी थे उन्होंने भी अपना एक ग्रुप बनाया, अपना एक संगठन बनाया, ताकि एक दूसरे को मदद कर सके और अपने जो कपड़ों का जो सप्लाई है बाहरी देशों के लिए, यूरोपियन कंट्री देशों के लिए, वो जारी रख सके। और क्या करते थे वो कि ये ग्रुप जो था ये यूरोपियन कंपनियों को सीधा कपड़े सप्लाई करते थे, ये डायरेक्ट मार्केट को न करके यूरोपियन कंपनियों को देते। एज ए रिजल्ट, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ टेक्सटाइल्स वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेबल ट्रेड टर्म्स। तो ये जो व्यवसायियों ने जो अपना संगठन बनाया था, वो क्या करते थे कि मीडिएटर का काम करते थे। बाहर से जो सामान आते थे तो ये व्यापारी ले लेते थे और बेचने का काम इनका हो जाता था, और यहाँ से जो माल बना हुआ होता था उसको बेचते थे यूरोपियन कंपनीज को, और वो यूरोपियन कंपनीज यूरोपियन मार्केट में बेचते। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ के व्यापारियों ने एक संगठन बनाया और यहाँ के व्यापार को बढ़ाया। Now, end of this chapter, अब हम लोग देखते हैं summary। The British company got plenty of economic benefits in various ways from their Indian empire। अंग्रेजी कंपनियों को बहुत सारे आर्थिक लाभ मिले थे और अलग अलग तरीके से मिले थे। उनका जो यहाँ भारत के अंदर में उनका जो साम्राज्य था उसके द्वारा उनको बहुत सारे लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले। After the battles of Plassey and Buxar, the British turned trade into robbery। प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने व्यवसाय को डकैती में बदल दिया। Indian crafts and handloom products like cotton and silk, भारतीय सिल्क और जो हस्तकरघा के जो सामान थे, जैसे कि सूती कपड़े और रेशमी कपड़े, could never compete with the foreign goods। वो कभी भी बाहरी सामानों या विदेशी सामानों का प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। The railway freight charges were high for locations further from the ports। जो जगह बंदरगाहों से काफी दूर थे, वैसे जगहों तक का जो भाड़ा था वो काफी ज्यादा था। The Tata Iron and Steel Disco was set up at Jamshedpur in 1907 by Jamshedji Tata। और जो टाटा आयरन स्टील कंपनी की जिसको भी बोलते हैं, इसको स्थापित किया था जमशेदपुर में 1907 में जमशेदजी टाटा ने। So that's all for today. Thank you.